हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। विमला की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाले रामकिशन से हुई थी। रामकिशन एक किसान था। घर में सास, देवर हरेंद्र से भरा पूरा परिवार था। विमला ससुराल में बहुत खुश थी। विमला रोज सुबह पूजा करते समय बहुत ही मीठे स्वर में भक्ति गीत गाती थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। विमला के गाने को सुनकर सभी लोग झूमने लगते थे। विमला की सास विमला को हमेशा कहा करती थी, बहू तुम बहुत ही प्यारा गीत गाती हो, तो ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती जी तुम्हारी जीवा पर बैठकर गीत गा रही हो। दिल खुश हो जाता है। तुम ऐसे ही हमेशा गाती रहना बेटा। जी सासू माँ। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब विमला की सास की तबीयत खराब रहने लगी, तो एक दिन अपने पास अपने दोनों बेटों को तथा अपने बहू को बुलाया और बोली, बेटा रामकिशन, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा दिन की नहीं रह पाऊंगी। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप मरने की बात क्यों कर रही हैं? कुछ नहीं होगा माँ आपको। अरे पगले, होने को कोई नहीं रोक सकता। मरने से पहले मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, मना मत करना। क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा, मेरे मरने के बाद हरेंद्र का अपने बेटे जैसे ही ख्याल रखना। इसे माँ बाप की कमी की महसूस मत होने देना। माँ, आपसे वादा है कि मैं हरेंद्र को अपने बेटे जैसे प्यार करूँगा। सासू माँ, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं हरेंद्र को अपने बेटा ही मानूंगी और मैं अपने बेटे को कभी पैदा नहीं करूंगी। कुछ दिन के बाद विमला की सास का देहांत हो गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। विमला हरेंद्र को अपने बेटा जैसा प्यार करने लगती है। एक दिन की बात है, रामकिशन खेतों में काम कर रहा था कि अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, तो वह बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिप गया। तभी पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे रामकिशन की वहीं पर मौत हो गई। जैसे ही बात विमला को पता चली, उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। विमला पति की मौत से टूट सी गई। खेती बाड़ी से लेकर घरदार की सारी जिम्मेदारी विमला के कंधों पर आ गई थी। वह सुबह से शाम काम करती, अपनी परवाह किए बिना हरेंद्र का ख्याल रखती। स्त्री तो ऐसी ही होती है। हरेंद्र 10 साल का हुआ तो विमला ने उसे अच्छी पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। वह वही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। खेती में ज्यादा आमदनी ना होती, हरेंद्र की पढ़ाई का खर्चा वह वहन नहीं कर पा रही थी, तो उसने जमीन बेच दी। उसके लिए वह दिन बहुत दुखद था। उसने अपने आप को संभाला, क्योंकि उसकी उम्मीद का हरेंद्र अभी जल रहा था। गांव में अकेला घर उसे डसता था। खेती बाड़ी सब बिक चुकी थी। बचा था तो सिर्फ पुश्तैनी मकान, जिसमें वह अकेली रहती थी। हरेंद्र शहर में पढ़ते पढ़ते वही के माहौल में पूरी तरह से रंग गया था। एक बार विमला हरेंद्र से मिलने उसके स्कूल गई। शहर में सभी बच्चे टिप टॉप में रहते हैं। जैसे ही उन्होंने विमला को देखा, उस फटे कपड़े, टूटी चप्पल, बिखरे बाल, सभी लड़के उसे भिखारन समझ के मजाक उड़ाने लगे। मेरा बेटा हरेंद्र यहाँ पढ़ाई करता है, उसे बुलाओ, मुझे मिलना है। उसे भाभी पर गुस्सा आ रहा था और गुस्से में सोच रहा था, भाभी बिना बताए मुझसे मिलने क्यों आ गई? बता दिया तो मैं खुद मिलने आ जाता। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने। हरेंद्र अपनी भाभी को देख क्लास में चला गया। कुछ सालों बाद हरेंद्र को दिल्ली में नौकरी मिल गई। अच्छी खासी पेमेंट थी, परंतु वह सब मौज और अयाशी में उड़ा देता। विमला को भी पैसे ना भेजता था। एक दिन हरेंद्र गांव किसी लड़की को लेकर आया और अपने भाभी से बोला, भाभी ये सोनिया है, मेरे ऑफिस में काम करती है और मैंने इसे लव मैरिज कर लिया है। विमला को कुछ पता न था। उसे मन ही मन दुख हुआ, परंतु उसने अपने दुख को छुपाया और दोनों को आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। मैं शहर में एक घर खरीद रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा। भाभी मुझे पैसे की जरूरत है। बेटा, मेरे पास इतना रुपया नहीं है, ना ही कोई जायदाद है। भाभी जी, ये पुश्तैनी घर है ना, कोई भी खरीद लेगा। घर बेचने की बात सुनकर विमला को झटका सा लगा। बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी उसकी इस घर से। वह उसे बेचने को तैयार न हुई। भाभी जी सोचिए, हम ये मकान बेचकर शहर में खरीद भी तो रहे हैं
और फिर हम तीनों साथ में रहेंगे। बुढ़ापे के कुछ दिन तो हमारे साथ रह लोगी भाभी। हरेंद्र ने भी भाभी को समझाया, तब जाके विमला ने हाँ कही। हरेंद्र ने दूसरे दिन ही मकान बेच दिया और तीनों ट्रेन पकड़कर दिल्ली पहुंच गए। स्टेशन पर उतरने के बाद हरेंद्र ने अपनी भाभी से कहा, भाभी आप इस बेंच पर बैठिए, हम लोग अभी थोड़ी देर में टैक्सी को बुक करके आ रहे हैं, फिर घर चलेंगे। ठीक है बेटा, मैं बेंच पर बैठ जाती हूँ, तुम लोग थोड़ा जल्दी आना। हम अभी आते हैं भाभी। उसके बाद हरेंद्र और सोनिया दोनों स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और स्टेशन से बाहर निकलकर सोनिया बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहती है, देखा जी हमारी चाल कैसे सफल हो गई। मैं कहती थी ना कि जिस तरह मैं कहूँगी आप करेंगे तो हमारा काम भी बन जाएगा और उस बुढ़िया से छुटकारा भी मिल जाएगा। चलिए जल्दी यहाँ से, नहीं तो अगर वह बुढ़िया ने देख लिया तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम बिल्कुल सही कहती थी, हमें पैसे भी मिल गए और उस बुढ़िया से भी छुटकारा मिल गया, चलो जल्दी। उसके बाद हरेंद्र और सोनिया वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विमला बेंच पर इंतजार करते करते थक गई थी। अब उसे भूख लगने लगी थी तो वह पास की दुकान पर गई और बोली, बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ खाने को है तो दे दो। 50 रुपये का एक प्लेट खाना है, 50 रुपये के है आपके पास 50 रुपये? नहीं बेटा मेरे पास पैसे तो नहीं है। चली जा यहाँ से, आई बिना पैसे के खाना मांगने वाली। तुम्हारे जैसे हजारों लोग रोजाना यही नाटक करते हैं, पैसा नहीं है खाना दे दीजिए, भिखारन कहीं की, भाग यहाँ से। विमला वहाँ से चली जाती है और बेंच पर बैठकर रोने लगती है। उसको एहसास हो गया था कि उसका देवर उसे छोड़कर चला गया है। उसे पुरानी बातें सभी याद आने लगी कि कैसे पति के मरने के बाद पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसको पढ़ाने के चक्कर में अपनी सारी जमीन जायदाद यहाँ तक कि घर तक बेच दिया और उसी देवर ने उसको मरने के लिए स्टेशन पर छोड़कर चला गया। वो आदमी के पास जाती है और कहती है, भैया जी मुझे 50 रुपए दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे अच्छे तरीके से पता है, तुम जैसे भिखारी दिन भर भूखे रहने का नाटक करते हैं और लोगों से पैसे मांग मांग कर अयासी करते हैं। चल भाग यहाँ से। बड़ी आई 50 रुपये वाली। ठीक है तुम्हें 50 रुपये चाहिए। मैं ट्रेन में अक्सर देखता रहता हूँ कि भिखारी गा गा कर पैसा कमाते हैं, पर तू तो रो रो के पैसा कमा रही है। चल पहले गाना सुना, तब तुझे 50 रुपया दूंगा, ठीक है? इस तरह दोनों आदमी विमला का मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। विमला को बहुत जोरों की भूख लगी थी और उसको चक्कर भी आ रहे थे। फिर उसने गाना गाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी लकड़ी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरा मदन गोपाल, प्यारी प्यारी गोपियाँ मधुबन बाग, रस रचावे मेरा मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। आवाज तो तुम्हारी बहुत सुरीली है। ठीक है, इसी बात पे ये लो 50 रुपये, जाके खाना खा लो। उसके बाद विमला वहीं बेंच पर लेट जाती है। विमला अब स्टेशन पर ही अपना समय गुजारने लगती है। एक दिन की बात है, विमला गाना गाकर भीख मांग रही थी। दूसरी तरफ एक नौजवान ट्रेन से उतरता है और विमला को गाना गाते हुए सुन लेता है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वर्ण मेरो मदन गोपाल।
इस स्टेशन पे इतनी सुरीली आवाज में कौन गाना गा रही है? मुझे उसके पास जाना चाहिए। उसके बाद वह नौजवान आवाज की दिशा में जाने लगता है तो देखता है कि एक बूढ़ी औरत बड़ी ही सुरीली आवाज में गीत गा रही है और भीख मांग रही है। वह नौजवान विमला के पास जाकर और कहता है, माता जी, ये गीत आप गा रही थी? हाँ बेटा, मैं इसी स्टेशन पर रहती हूँ और मैं रोज गीत गा गा कर भीख मांगती हूँ और उससे अपना गुजारा चलाती हूँ। माता जी, मेरा नाम गौरव है और मैं एक यूट्यूबर हूँ। मैं ऐसे लोगों को ढूंढता रहता हूँ जिनमें बहुत ही काबिल होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका नहीं मिलता है। आपकी आवाज में बहुत ही जादू है। मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज लोगों के कानों तक पहुँचे। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे घर चलिए। मैं अपने स्टूडियो में आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डालूंगा, जिससे आपको अपनी मंजिल मिल सके और लोग आपकी योग्यता को पहचान सके। मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रसिद्ध गायिका बने। बेटा, मैं एक भिखारी हूँ और तुम चाहती हो कि मैं गायिका बनूं, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जरूर कोई पिछले जन्म में मैंने पुण्य काम किए होंगे जो आप मेरे बेटे बनकर मेरी मदद करने आए। तो ठीक है साहब, मैं चलने को तैयार हूँ। गौरव विमला को अपने घर लाता है और अपनी पत्नी रानी से मिलवाता है। माता जी, आपके रहने की व्यवस्था मैं कर देती हूँ, तब तक आप जाइए, नहाकर फ्रेश हो जाइए। उसके बाद रानी विमला के रहने के लिए व्यवस्था कर देती है और पहनने के लिए कपड़े देती है। फिर अगले दिन से गौरव विमला को समझाता है और फिर अपने स्टूडियो में विमला जी की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड करता है और फिर उस गाने को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। यूट्यूब पर विमला का गाना बहुत ही वायरल होता है। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी ये गाना वायरल होने लगता है और हर टीवी में विमला की ही न्यूज चल रही थी और हर न्यूज़पेपर में विमला का ही फोटो छप रहा था, जिसका हेडलाइन था, भिखारन बनी गायिका। माता जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी आवाज के तो लोग दीवाने हो गए हैं। पूरे इंडिया में आप मशहूर हो गई हैं। ये आप दोनों की मेहरबानी है बेटा। आप दोनों ने इस भिखारी को गायिका बना दिया, नहीं तो 5 साल से मैं दर बदर भटक रही थी और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। आप दोनों मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आप दोनों का ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माता जी, आप हमें भगवान न बनाइए, हम तो आपके बेटे और बहू जैसे हैं। और रही बात, ये आपकी आवाज का जादू है। हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो आपने ही किया है। गौरव और रानी भी विमला के लिए बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, गौरव के फोन पर एक फोन आया और बोले, मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और मैं नए नए लोगों को म्यूजिक चैनल में मौका देता हूँ, जिससे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और मैंने आपके चैनल पर भी वीडियो देखा है। विमला जी की आवाज बहुत ही सुरीली है। अगर आपको ठीक लगे तो मैं अपने एल्बम में उनसे गाना गवाना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है सर, आपने मुझे फोन किया। विमला जी जरूर गाना गाएंगी आपके लिए। उसके बाद गौरव विमला जी को सारी बातें बताता है और अगले दिन गौरव विमला जी को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर के यहाँ जाता है। फिर म्यूजिक डायरेक्टर उनका गाना रिकॉर्ड करता है और धीरे धीरे विमला जी पूरे इंडिया में फेमस हो जाती है और धीरे धीरे उनके पास अपना घर, गाड़ी, सब कुछ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया घर अपने नाम पर लिखवा लेती है और मारपीट का केस करके हरेंद्र को घर के बाहर कर देती है। अब हरेंद्र दर बदर की ठोकरें खा रहा था तो एक दिन अपनी भाभी की आवाज सुना और उनके बारे में फिर पता किया और उनके पास पहुंच गया। पहुंचकर उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, जिसका सजा मैं भुगत रहा हूँ। मैं भूल गया था कि आप मेरी भाभी नहीं बल्कि आप मेरी माँ हो। मेरे चलते आप अपने संतान को पैदा नहीं किया और मुझे पालने में अपना सारा जीवन बिता दिया। मेरे चलते सारा जमीन जायदाद, घर बेच दिया और मुझे अच्छा सा काबिल इंसान बनाया। प्लीज माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं सोनिया के कहने पर भाग गया था। मैं भूल गया था कि आप मेरी भाभी नहीं बल्कि आप मेरी भाभी माँ हो। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। अरे पगले, उठ जा। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई बात नहीं रही। तू तो मेरा देवर नहीं बल्कि तू तो मेरा बेटा है और बेटे से माँ कभी नाराज नहीं होती। उसके बाद हरेंद्र उठ जाता है। तभी वहाँ पर गौरव और रानी भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर विमला कहती है, बेटा हरेंद्र, इनसे मिलो। तुम्हारे छोटे भाई और भाभी हैं और आज से मेरे एक नहीं 2 बेटे हैं। उसके बाद हरेंद्र और गौरव विमला जी के गले लग जाते हैं और खुशी से रोने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले
और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।